एक संदेश हर वर्ग के अभ्यर्थी को देना चाहूंगा। सबसे पहला मेरा संदेश रहेगा जो राजकीय सेवाओं में चयनित हुए उनको, कि राज्य सरकार या भारत सरकार ने आपका जिस उद्देश्य से चयन किया है, जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपको उस सेवा के योग्य समझा है, मैं आप सब उन सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, उन सभी सेवारत कर्मचारियों को कहना चाहूंगा कि आप उन सरकार की उद्देश्य और उम्मीदों पर खरा उतरना, और चाहे आप शिक्षक बने हो तो आप शिक्षक से जो उम्मीद रखते थे वैसी शिक्षा आप विद्यार्थी को देना। आप अगर पटवारी ग्राम सेवक बने हो तो आप अपने गांव के पटवारी और ग्राम सेवक से जैसी उम्मीदें रखते थे वैसी ही सेवाएं आप भी नागरिकों को, ग्रामीण जन को देना। और साथ ही साथ में उन प्रतिभाओं को जिन्होंने राजकीय सेवा में चयन सुनिश्चित किया है, उनको एक छोटा सा स्टेटमेंट कहना चाहूंगा। लॉर्ड क्लाइव का नाम सुना होगा आपने, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा था। उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि रुकना खतरनाक है और पीछे मुड़ना विनाशकारी है। आप अगर एक सफलता के बाद रुक जाते हो या धैर्य छोड़कर वापस मुड़ जाते हो तो और भी विनाशकारी है। मेरा सीधा संदेश ये है कि ठहरना मत, ठहरना मृत्यु है। आगे निरंतर अपनी तैयारी को जारी रखना, और आने वाले सालों में आप सभी प्रतिभाएं जो अभी सेवारत कर्मचारी बन चुके हैं उनको बड़े पदों पर हम देखना चाहेंगे। तो आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखना, इस वर्ग को मैं यही संदेश देना चाहूंगा। अब मैं बात करता हूँ 10th और 12th के उन अभ्यर्थियों की जो अभी 80-90 बड़े बड़े प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण कर कॉलेज या सीनियर सेकेंडरी स्तर पर आए हैं। एक समय था मेरा 2003 में जैसे 10वीं मेरे 49% बने थे, और हमारे गांव के अंदर, हालांकि मैं एक और बात बता दूं कि ऐसा सम्मान समारोह मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा है। मैं आप सभी ग्रामीणों को एक और बात कहना चाहूंगा कि मैं करीबन 20 से 30 सम्मान समारोह में अभी इन 1-2 साल में गया हूँ, लेकिन इस प्रकार का सम्मेलन गांव स्तर पर सर्वजातीय सम्मेलन, ऐसा उदाहरण मैंने पहली बार देखा। और यहाँ आते वक्त मैंने सुरेंद्र जी से पूछा, मैंने कहा केवल राजपुरोहित प्रतिभाएं हैं या फिर गांव की सभी प्रतिभाएं हैं? तो सुरेंद्र जी ने कहा कि गांव की सारी प्रतिभाएं हैं, और यहाँ पर इंद्राणा के अंदर जितनी भी प्रतिभाएं हैं, किसी भी कास्ट की हो या जातिवाद नहीं है, यहाँ जो बौद्धिक क्षेत्र के अंदर अपना अपना नाम कर चुके उन सभी को सम्मान दिया जाएगा। मुझे सबसे बड़ा सुकून उस समय मिला। और दूसरा, सबसे बाद मैंने ये पूछा कि मंच पे और किस किस को बुलाया गया है, और सबसे आयोजकों को मैं इस बात का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रतिभा सम्मान समारोह था, तो प्रतिभा सम्मान समारोह में आपने सभी एकेडमिशियन जो थे, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, उन्हीं को बुलाया, किसी राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति को नहीं बुलाया। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ऐसा बहुत कम अवसर देखने को मिलते हैं जब प्रतिभा सम्मान समारोह में ऐसे राजनेता वर्ग को बुलाया जाता है जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर ये मैं यूनिक एग्जाम्पल देख रहा हूँ जहाँ सारे शिक्षक या यूं कहिए कि शिक्षा से जुड़े हुए लोग ही हैं। अब मैं 10th और 12th की बात करूंगा। मेरे 10वीं में 49% बने और 12वीं में मुश्किल 60% बने, तो मेरे को एक प्रकार से रिजेक्टेड अभ्यर्थी घोषित कर दिया गया कि ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आपको पता होगा कि जब कम प्रतिशत बनते थे उसको हे दृष्टि से देखा जाता है कि ये आगे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बच्चों में आपको एक संदेश देना चाहूंगा कि जीवन में आपके जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपकी बहुत सारी बाधाएं आएगी, सामाजिक बाधाएं, सांस्कृतिक बाधाएं, शारीरिक बाधाएं, आर्थिक बाधाएं, बहुत सारी बाधाएं आएगी। आपको हर बाधा को एक बार दरकिनार करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ये मार्कशीट आपकी प्रेरणा जरूर ले सकती है, लेकिन ये मार्कशीटें आगे तब काम की है जब आप कहीं न कहीं राजकीय सेवा में या कहीं न कहीं अच्छी जगह पे स्थापित होंगे, तो ही इन मार्कशीट का महत्व है, अन्यथा इन मार्कशीटों का कोई महत्व नहीं है। कड़वा संदेश है लेकिन स्पष्ट बात कर रहा हूँ, 92-94% वाले भी अगर अपना रास्ता भटक जाते हैं तो ये मार्कशीट बेटा कोई काम की नहीं आएगी। और 47-45 वाले लड़के भी, लड़के लड़कियां जितनी भी है, ये भी अगर रास्ता नहीं भटके और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते निरंतर आगे बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से ये 47% की मार्कशीट 94% पे भारी पड़ेगी। आपके सामने ऐसे कई हजारों एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरा आप सभी को यही संदेश है कि ये मार्कशीट जो आपकी मिली है 84 की हो चाहे 94 की हो, इन मार्कशीट को एक मोटिव समझना, इससे कम प्रदर्शन आपका कभी नहीं होना चाहिए। ये शपथ ले लेना कि आगे भविष्य में इससे बेहतर करने का प्रयास जो है वो निरंतर करते रहेंगे।
और एक छोटी सी बात 10वीं 12वीं के बच्चों को और बताना चाहूंगा कि 12वीं के बाद ये स्टॉर्मिंग एज होती है, भटकाव के अवसर बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चे मोबाइल जैसे गेम वगैरह बहुत सारी चीजें आएगी जो आपको भटकाने का काम करेगी। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, अपना पूरा प्रयास करो कि जीवन में कोई गलत कार्य नहीं हो। जब भी आप बाहर जाओगे, इंदिरा न छोड़ के जैसे आप बालोतरा जाओगे या जोधपुर जाओगे, वहां आपका किया गया एक गलत कार्य न केवल आपके समाज को बल्कि आपके गांव को, हमारे क्षेत्र पूरे को बदनाम करता है। तो कुछ बनो या न बनो, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बनना। बाहर जाने के बाद ये संदेश जाना चाहिए कि वो कितना अच्छा इंसान था। व्यक्ति पद को प्रतिष्ठित करता है, पद व्यक्ति को प्रतिष्ठित नहीं करता है। जितना अच्छा इंसान होगा, पद अपने आप पद की शोभा बढ़ती है। जर्रों में रह गुजर कर चमन छोड़ जाऊंगा, आवाज में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, आवाज में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझे। शीशा हूँ टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा, शीशा हूँ टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा। जहां कहीं जाओ अपनी एक ऐसी छवि, ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसी बात छोड़ के आना कि पीछे आपको लोग याद करें कि इंद्राना का बच्चा आया था, कितना अच्छा बच्चा था। ये बात आप जीवन में हमेशा लागू करना कि कभी भी ऐसा कोई काम मत करना कि अपने पूरे क्षेत्र का नाम बदनाम हो। एक कहावत है कि हीरो को परखना है तो अंधेरों की आवश्यकता होती है। हीरे की जब जांच करनी होती है तो अंधेरे की आवश्यकता होती है। रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं, रोशनी में कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। विपरीत हालात बहुत आएंगे और इन विपरीत हालातों से जो निकलेगा असली विजेता वही बनेगा। तो आपके इन सारे परसेंटेज को मैं, आपकी इस पूरी जो मेहनत थी उसको मैं सलाम करता हूँ। आपने बहुत अच्छी मेहनत की है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में निरंतर आपकी मेहनत जारी रखना। और मैं सदगुरु फाउंडेशन और पूरे ग्रामीणों से उम्मीद रखता हूँ कि अगले साल भी ऐसा, अगले साल ही नहीं है, निरंतर ये कार्यक्रम हो और प्रतिभाओं की लिस्ट निरंतर बढ़ती जाए, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है, ऐसी मैं इस मंच से उम्मीद भी करता हूँ। और मैं मानता हूं कि जो ये पहल की गई है, ये शायद पहला सम्मेलन है प्रतिभा, ये पहल जो की गई है, ये पहल अनवरत रहने वाली है, रुकने वाली नहीं है। तो जीवन में आगे जैसे जैसे बढ़ोगे बहुत सारी समस्या आएगी, जैसे सुरेंद्र जी ने कहा, मेरे साथ ही रहे, कि बहुत सारी चुनौतियां आएगी, बहुत सारी समस्याएं आएगी। आपको हर समस्या को जो है जीतना है। कबीर कुरैशी की एक नज्म है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। कबीर कुरैशी ने बड़े दिल से ये नज्म लिखी थी कि दिल का कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। अंदर से जमीर हमेशा जिंदा रखना, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। बन भी जाए सुल्तान, कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, बन भी जाए सुल्तान तो दिल का फकीर जिंदा रख। बन भी जाए सुल्तान तो दिल का फकीर जिंदा रख। मुफलिसी के दौर में भी, मुफलिसी यानी गरीबी, मुफलिसी के भी दौर में भी दिल की अमीरी जिंदा रख। कितनी भी गरीबी हालात हो, पैसे नहीं हो, फिर भी दिल की अमीरी जिंदा रख। जीवन में हार जाए सब कुछ, जीवन में हार जाए सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जीवन में हार जाए सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जो है वो जिंदा रख। इस बीच में एक शब्द और छूट गया कि तर्कस में आखिर कोशिश का तीर भी जिंदा रख। क्योंकि अब हम क्या करते हैं, कई बार कोई व्यक्ति प्रिपरेशन तैयारी करता है और थक हार कर कहीं बैठ जाता है कि अब मेरा होगा नहीं। वो ये भूल जाता है कि जस्ट उसके बाद ही सिलेक्शन था और वो भूल गया। मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा। मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑल इंडिया 12वीं रैंक के साथ चयनित हुआ था और बाड़मेर से एक ही अभ्यर्थी था मैं, और वो मेरी पहली नौकरी थी। मैं मुंबई गया था और मुंबई से मैं वापस बाड़मेर आया। यहाँ इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी आई हुई थी, गरुड़ कमांडोज की, जैसलमेर के अंदर। तो रात को 7.5 किलोमीटर की रेस थी। रात को रेस शुरू हुई थी करीबन 1:30 बजे के आसपास, कुछ भी दिख नहीं रहा था। हमने दौड़ना स्टार्ट किया, दौड़ दौड़ के थक गए और लास्ट में मैं बैठ गया। मैंने कहा अपने से ये 7.5 किलोमीटर वाला मामला होगा नहीं।
तो पीछे से एम्बुलेंस आती है एयरफोर्स वाली, उसने कहा बेटा आधा किलोमीटर रहा है, थोड़ा और कोशिश कर लेगा तो ये रेस हो जाएगी, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा आधा किलोमीटर रहा है, मतलब 7 किलोमीटर कर लिए तो आधा और दौड़ लेते हैं। मैं और भागा, अब किलोमीटर तो रात को दिख नहीं रहा था, भागता गया 5-7 मिनट और भागा। मैंने कहा आधा किलोमीटर तो कभी का गया, अभी भी नहीं आया, मेरे को नौकरी लेनी नहीं, मैं आरबीआई में वापस चला जाऊंगा। और मैं फिर बैठ गया, पीछे से एम्बुलेंस लगातार आती रहती है। उन्होंने कहा बैठ क्यों गया? मैंने कहा सॉरी 7:30 तो पूरी नहीं। उन्होंने कहा बस ये मोड़ लास्ट है, ये मोड़ पार करते गेट है। मेरे अंदर से फिर एक बार हो जाए, मैंने कहा एक बार फिर दौड़ लेता हूँ, क्या पता गेट पास ही है तो क्या पता। मैं फिर दौड़ा, 3-4 मिनट और दौड़ा, वो मोड़ भी आ गया लेकिन गेट फिर भी नहीं आया। और इस बार मैंने पक्की ठान ली अपने को एक रेस दौड़नी नहीं है, ना मुझे पार करनी, ना मेरे से होगी। मैं बैठ गया और लास्ट में जब फिर लास्ट में कुछ 2-4 कैंडिडेट आए दौड़ते हुए, उसने कहा बैठा क्यों, अभी पास ही है। जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा एक बार और ट्राई कर ले। और आप यकीन नहीं मानोगे कि जैसे ही मैं कोई 50-100 मीटर दौड़ा और जैसे ही वो राउंड क्लियर के सामने गेट थे, अगर मैं वहां बैठ जाता तो मैं उस एयरफोर्स की वैकेंसी से बाहर हो जाता। लेकिन मैं बैठा नहीं और उस दौड़ को सतत रूप से पीछे मोटिवेशन मिलता गया। और जैसे जैसे मोटिवेशन मिला, मैं निरंतर अपनी रेस को जो है वो आगे बढ़ाता गया। और रेस जैसे जैसे आगे बढ़ी, और कहने का मेरा मतलब ये था कि वो रेस भी पूरी हो गई। उसके बाद मेरा इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन भी हुआ, मैं बेलगांव भी गया। लेकिन कई साथियों ने ये भी कहा कि तेरे में कुछ अच्छी प्रतिभाएं हैं और तू और अच्छा कर सकता है, अगर आप और बढ़िया प्रयास करोगे तो और अच्छी जगह जा सकते हो, एयरफोर्स में ठीक नहीं है। तो मैं एयरफोर्स छोड़ के वापस आया राजस्थान के अंदर। ऑल राजस्थान 27वीं रैंक के साथ सेकंड ग्रेड में चयन हुआ। उसके बाद ऑल राजस्थान 13वीं रैंक के साथ मेरा फर्स्ट ग्रेड में चयन हुआ। उसके बाद अभी 260वीं रैंक के साथ मेरा हेडमास्टर में चयन हुआ। और उसके साथ ही अभी कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान 33वीं रैंक के साथ मेरा चयन हुआ। इस दौरान मैंने 2013 आरएएस का इंटरव्यू दिया, 712वीं रैंक थी। मैंने आईएएस में 3 अटेम्प्ट लिए। बीच में मेरी स्वास्थ्यगत समस्या आ गई, मेरी बड़ी आंत जो थी वो पूरी छिल गई थी, कुछ ऑपरेशंस वगैरह, यूं कहिए कि मेरे को हमेशा के लिए एक स्वास्थ्य मैंने खो दिया। तो मैं आपको एक लास्ट जाते जाते संदेश देना चाहूंगा कि कुछ भी हासिल ना हो लेकिन स्वास्थ्य मत खोना। पढ़ाई अपनी जगह पे है, हेल्थ अपनी जगह पे है। अपने जीवन के जो दिनचर्या होती है उसमें हमेशा 2-3 घंटे खेल को दे दो। आप हर दिन अगर आप 2-3 घंटे खेल को दोगे, समय पर आप आहार लोगे तो कभी बीमार नहीं होगे। अगर हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य खो दिया तो आप सब कुछ खो दोगे। आईएएस बन के भी आप कुछ नहीं कर सकते। रख हौसला, लास्ट में रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर न बैठ, थक हार कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। थक हार कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगर आप कहीं बैठ गए थक हार के तो आपको कभी मंजिल नहीं मिलेगी। बस सतत रूप से चलते रहना, कभी न कभी मंजिल आपके दर पे आएगी। ये बात पुख्ता है। और रामधारी सिंह दिनकर की इन चंद पंक्तियों के साथ में मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा कि नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं। जिसने धुन मान ली कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, उनकी आंखों में नींद नहीं होती, खा पी के 10 घंटे सोते नहीं है। जिसकी धुन लगी हुई है ना कि मुझे ये काम करना है, उस व्यक्ति को नींद उस व्यक्ति की आंखों से गायब हो जाती। नींद उसकी केवल आवश्यकता रह जाती है, मौज परस्ती नहीं होती। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं। गति की तृष्णा और बढ़ती पड़ते जब पद में छाले हैं। मतलब गति तेज दौड़ने का जब और मन करेगा उस व्यक्ति का, जब उसके पैरों में छाले हो जाएंगे। जागरूक की जय निश्चित है। जो व्यक्ति जागरूक है, जागरूक की जय निश्चित है। हार चुके सोने वाले, जो सो चुके थे वो हार चुके हैं। लेना अनल किरट बाल पर जो आशिक होने वाले हैं, जो आशिक होने वाले हैं।